नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आज एनडीए की ओर से भारी भरकम नामांकन हुआ द्रौपदी मुर्मू का, और साथ में चर्चा हुई विपक्ष के यशवंत सिन्हा की, जो 27 को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वैसे तो अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो किसी के पास नहीं है। एनडीए के पास 49% वोट है, गठबंधन के पास 23% वोट है। जो शेष वोट है एनडीए उसको पाने के लिए प्रयास कर रही है। सारी नज़रें यूपीए के उन घटक दलों पर है जो उनका साथ दे रहे हैं, और साथ में अगर देखा जाए तो सारी कवायद हो रही है यूपी में। इंतज़ार किया जा रहा है मायावती का, कब वो समर्थन का ऐलान करें, लेकिन उनके भी वोट से जो 12,000 वोट कम पड़ रहे हैं वो भी पूरे नज़र होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन फिर भी यूपी में अनेक दल ऐसे हैं जिनका वोट जो है सहज रूप में एनडीए प्राप्त कर सकती है और जीत भी सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है, और जैसा कि बीजेपी कह रही है कि हम आदिवासी महिला को लाए मैदान पर, हमने प्रयास किया कि सब लोग समर्थन करें, सर्वसम्मत चुनाव हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आरोप भी लग रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, ऐसे प्रत्याशी को लाए जो मोदी के मुखर विरोधी है। चूंकि वो मंत्री नहीं बन पाए इसलिए वो विरोधी हो गए। ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये लड़ाई जो है एनडीए बनाम विपक्ष जो हो गई है, इससे विपक्ष क्या अर्जित करेगा और विपक्ष कहाँ तक लड़ पाएगा। क्योंकि 2-3 जो दल हैं, जिसमें एक बिजू पटनायक का है और जगनमोहन रेड्डी का है, उसने बाकायदे सीधे तौर पर द्रौपदी को समर्थन का ऐलान कर दिया। बहुत कुछ चर्चाएं थी बिहार की कि नीतीश गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन नीतीश ने भी स्वागत कर दिया है। झारखंड में भी चर्चा हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि आदिवासी होने के नाते वहाँ से भी अपार समर्थन मिलेगा। बहरहाल एक दिलचस्प, रोचक और ऐसी लड़ाई जिसमें ये दिखाया जाएगा कि एक और लोकतंत्र अपनी किस तरीके से मजबूती के साथ भारत में खड़ा होता है, राष्ट्रपति के खास तौर से चुनाव में। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब तक 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हैं धर्म प्रकाश जी गुप्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरे हमारे साथ हैं कांग्रेस के तुफैल अहमद, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धर्म प्रकाश जी, आपने जो द्रौपदी को प्रत्याशी बनाया, क्या संदेश देने की कोशिश की है आपने? लोग तो इसके बहुत से राजनीतिक कारण निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हमारा संदेश साफ है। दीनदयाल जी की परिकल्पना ये थी कि किसी भी चीज का लाभ पंक्ति के अंतिम छोर तक जाना चाहिए। तो जो पंक्ति के अंतिम छोर पे हैं, आदिवासी हैं, उनमें अभी भी जो विकास हुआ है वो नगण्य है। और हम ऐसी जगह से अगर हम निकाल करके लाते हैं और उसको देश का सिरमौर बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम 3 संदेश देते हैं कि एक तो भारत का लोकतंत्र बहुत महान है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय में यकीन करती है, तीसरी बात हम केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं, हम सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं। ठीक बात है। तो फैल जी, आपने सुना कि अंतिम छोर के व्यक्ति को रामनाथ कोविंद
को जब प्रत्याशी बनाया गया तो ये बात की गई। इस बार आदिवासी महिला को बनाया गया, यही बात की जा रही। मैंने सीधे सीधे ये है कि विकास की रोशनी अंतिम छोर तक जाए। तो जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो उसमें तो आपका भी फर्ज बनता था कि आप भी आदिवासी महिला का समर्थन करते और एक आप भी संदेश देते कि हम भी आदिवासियों के साथ हैं, हम भी जनजाति के साथ हैं, हम भी जो है सीधे सीधे तौर पर जो शोषित पीड़ित जो सबसे जो है निचले पायदान पर लोग हैं, हम भी उनके साथ हैं। आपने ऐसा न करके यशवंत सिन्हा को मैदान में उतार दिया। देखिए, आपका प्रश्न डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत में राष्ट्रपति जो संविधान में दिया गया उसके पास अधिकार सीमित अधिकार है। देखिए, वो किसी भी बिल पर सरकार को राय तो दे सकता है लेकिन इनकार नहीं कर सकता। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस देश में इस वक्त जो एक राष्ट्रपति की ज़रूरत है, जो जिस देश में ये हालात में देश चल रहा है, हम लोग का विरोध कोई आदिवासी से नहीं है। इससे पहले भी हम लोग ने के आर नारायण जी को दलित राष्ट्रपति थे, उनको बनाया। उसके बाद भी क्या दलित के एक मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बनते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार ला रहे हों। और फिर इसके पहले इन्होंने कोविंद जी को बनाया। कौन सा इन्होंने दलितों से बहुत बड़ा उपकार कर दिया, या कोविंद जी ने बहुत बड़ा दलितों के लिए बहुत बड़ा विकास कर दिया। हमारे ही इलाके में रहते हैं, आज तक सड़कें नहीं बन पाई। वो देखिए एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखिए, यशवंत सिन्हा जी, डॉक्टर यशवंत सिन्हा जी, एक लंबा प्रशासनिक अनुभव उनके पास है। एक अटल जी के उसमें वित्त मंत्री रह चुके हैं। एक प्रशासनिक सरल सौम्य व्यक्ति हैं। और भारत के राष्ट्रपति का वो हमारा जो राष्ट्रपति वो पूरे विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है और साथ साथ में देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो संयुक्त विपक्ष का एक मानना है कि यहाँ पर आदिवासी और दलित जोड़ के भाजपा देखती है इसको एक वोट बैंक के रूप में। हम लोग देखते हैं कि एक राष्ट्रपति जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अहमद और डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, तमाम ऐसी शख्सियत इस पद पर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है इन्होंने विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। यहां पर आज जो भाजपा कह रही है आदिवासी, अरे आपने आदिवासियों के नाम पर उनकी जमीनें लूट डाली। आज आपका ध्येय यही है, आप सीधे सीधे उनको राष्ट्रपति बनाकर और अब जो दलितों के साथ किया वो आप आदिवासियों के साथ करेंगे। आज आप अडानी अंबानी के नजरें आदिवासी क्षेत्रों पर हैं, उनकी जमीनों पर हैं। अब आप उधर की ओर रुख करेंगे। संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिन्हा जो हैं, आप देखिए, अभी आपने कहा कि वो क्या कहते हैं एनडीए के, बिल्कुल हैं। एक अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति और बहुत ही समय सौरे लंबे जिसके पास प्रशासनिक अनुभव, क्या आगे देश का राष्ट्रपति बनेगा, क्या इस देश के लिए फायदेमंद नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को बनाया है, वो भी तो भाजपा के दल से था, हमने विरोध नहीं किया क्योंकि वो एक लंबा उनका प्रशासनिक अनुभव था उनके पास। ठीक बात है। धर्म प्रकाश जी, आपने सुना। और एक बात जो तोफैल जी ने कही, हालांकि उसको डिटेल नहीं किया, उसको मैं थोड़ा डिटेल कर दूंगा। कहा यह जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, और वोट बैंक की जो राजनीति है उसको अगर आप देखें एक तरफ से, तो कहा यह जाता है कि आदिवासी जो आबादी है वो 8.9% है, जो उनके पास सीटें हैं वो 47 हैं जो संसद की, और जो विधानसभा की है वो 487 है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव हैं इस बार गुजरात का, वहाँ पर आदिवासियों की आबादी 15% है, 27 सीटें हैं। इसी प्रकार से अगर आप और आगे बढ़ें तो अगले साल जो चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ पर भी आदिवासियों का अच्छा खासा वोट है। अगर हम यूँ भी आंकड़े देखें तो निश्चित रूप से 47 जो पार्लियामेंट की सीट थी उसमें 31 सीटों पर बीजेपी को लाभ मिला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं मिला था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। कहते हैं कि इसका लाभ उठाने के लिए द्रौपदी को प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? पहले आप थोड़ा बताइए। पहली बात तो मैं कहूंगा इसमें गलत क्या है जी। हम अगर आदिवासी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और हमने आदिवासी महिला जिसके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, जिसने मंत्रालय भी देखे, जिसने राज्यपाल का अनुभव है,
जो बेस्ट एमएलए रही सदन में, जिसने अपने पति, अपने 2 बेटियों की मृत्यु के बाद भी अपना सामाजिक जीवन में कार्य किया, और वो दूसरे की पीड़ा भी समझती है। अगर ऐसा व्यक्ति आता है और उससे हम मोटिवेशन दूसरों के साथ कर सकते हैं कि भाई आज द्रौपदी मुर्मू आ सकती हैं तो कल कोई भी आ सकता है, इसमें हर्जा क्या है, इसमें नुकसान क्या है? राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो आपको समावेशी राजनीति करनी होगी, सबके पास जाना होगा, सबका साथ सबका विकास, हमें सबके पास जाना है। और निश्चित बात है कि अगर हम अपना दायरा नहीं बढ़ाएंगे तो देश में होगा क्या? क्या मतलब फिर हम ये मान स्वीकार कर लें कि बिल्कुल, जो हमने अभी आंकड़े जो उन्होंने दिए, कहा है, एक बिल्कुल मिनट, सही। बिल्कुल। और दूसरी ओर आपका सीधा सीधा निशाना 2024 है, जिसके कारण आपने द्रौपदी को प्रत्याशी बना दिया। ये बात बिल्कुल सही है। और आप कह भी रहे हैं कि इसमें हर्ज क्या है? हर्ज नहीं, हाँ। मैं कहता हूं कि किसी भी वजह से जी। अगर योग्य व्यक्ति को लाया जाता है और उससे जनाधार अगर पार्टी का बढ़ता है तो इसमें हर्जा क्या, और इसको क्या राजनीति में नहीं करना चाहिए? ठीक बात। तो क्या आप राष्ट्रपति जैसे पद में भी राजनीति अब चलेगी क्या? देखिए, राष्ट्रपति पद में कब राजनीति नहीं हुई? नहीं हुई। कांग्रेस के जो विभाजन हुआ, ठीक बात। वो निजलिंगप्पा और नीलम संजीवैया रेड्डी और वीबी गिरी की वजह से हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति का, जहां हम कहते हैं बड़ा सीमित रोल है, ऐसा नहीं है, राज्यपाल का असीमित रोल है। पूरे संविधान को अगर आप पढ़ें तो कहीं ये नहीं लिखा कि हम वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को मानेंगे। राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है, एक सड़क चलते आदमी को 6 महीने के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना सकता है। ये अधिकार है उसके पास, वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए ऐसे सोच का व्यक्ति होना चाहिए जो अहंकारी ना हो, जो दूसरे की पीड़ा को समझता हो। और मैं समझता हूं कि अगर सबको आदर्श लगता तो आपको प्रत्याशी क्यों नहीं मिला? एक ने मना किया, 2 ने मना किया, 3 ने मना किया, 4 ने मना किया, 5 ने मना किया, फिर एक आदमी ले बोले भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जब राष्ट्रपति कोई बनने जा रहा है तो हमें उसके व्यक्तिगत गुणों या अवगुणों पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करता है। ठीक बात, ठीक बात। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से मोहनजीत सिंह गंभीर। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मोहनजीत सिंह, मैं आप ही सवाल करूंगा कि आपने विपक्ष की पॉलिटिक्स की, आप यशवंत सिन्हा को लाए, ममता बनर्जी के निर्देश पे आपने काम किया, लेकिन राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को ला करके एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया और वो एक मुश्किलें खड़े कर रहा। क्या सपा पर अब ये नहीं आरोप लगेगा कि आप बताइए आदिवासी और वो भी महिला, उसके साथ आप उसका विरोध कर रहे हैं? क्या आप जो है नहीं चाहते हैं कि दलित वर्ग के लोगों को आगे लाया जाए? और ये ऐसी ही कुछ मुश्किलें बसपा के लिए भी खड़ी हो गई है उत्तर प्रदेश में खास तौर से। हालांकि बसपा ने भी अपना कार्ड नहीं खोला है और इंतजार किया जा रहा है कि वो निश्चित रूप से द्रौपदी का समर्थन करेंगी। क्या कहेंगे? आज तो आपने अपने आप बैठक करके राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी भी कर ली है, लोगों को अनुमोदक प्रस्तावक के फार्म भी दे दिए हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात, देश में स्वतंत्र राजनीति होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव का ये 16वां चरण है। ठीक। जो 16वें चरण में हमारी राष्ट्रपति चुनाव होगा, ये देश के प्रथम व्यक्तित्व के रूप में होता है और इसमें कोई महिला बैठे उसका कभी विरोध नहीं हो सकता। लेकिन वो महिला के पीछे विडंबनाओं की राजनीति, और राजनीति पे सबसे ज्यादा राजनीति के साथ साथ ये अंक गणित की बात है। अंक गणित क्या कह रहा है? अंक गणित कह रहा है अगर आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू आती हैं तो उसके बाद आपके चुनाव कहाँ लगे हैं? झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ में। तो कहीं विडंबनाओं में कहीं आपका ये घेरा तो नहीं आ रहा है कि आप चुनाव जीतने की परिकल्पना से कभी किसी को प्रेजेंट करते हो, कभी किसी महिला को प्रेजेंट करते हो, कभी किसी आदिवासी को प्रेजेंट करते हो। अगर आपकी अंक गणित सही और सुलभ है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। दूसरी बात, वहीं दूसरी तरफ से
शायद आपको ध्यान होगा, यही जसवंत सिंह जी जो अटल सरकार में वित्त मंत्री का स्थान संभालते थे भाजपा सरकार में, उनका भाजपा ने क्या दुर्दशा की, तो क्या उनका भी ख्याल नहीं रखना चाहिए था? आज वो उस पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि वो लोकतंत्र को अपने सामने हत्या होते देख रहे हैं। मैं चाहूंगा भले द्रौपदी मुर्मू जी आए, भले जसवंत सिंह जी आए, लेकिन देश में स्वस्थ राजनीति का स्वागत होना चाहिए। अंक गणित का ध्यान कम देते हुए राष्ट्रपति चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो देश के प्रथम नागरिक का चुनाव होता है, उसको हमेशा स्वस्थ रहने देना चाहिए। उसको किसी कोई पार्टी प्रभावित करे, ये बहुत ही विडंबनाओं और बहुत ही दुखदायी घटना है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात कही। तो फिर आप जरा ये समझा दीजिए कि जैसा कि अभी हमारे धर्मप्रकाश जी कह रहे थे, हमने अभी गणित भी बताई, लेकिन बार बार एक सवाल आ रहा कि कांग्रेस भी अब महिला का विरोध करेगी, कांग्रेस भी अब आदिवासी क्षेत्र के लोगों का विरोध करेगी। आपके सवाल पर भी ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कांग्रेस ने कभी महिलाओं का विरोध नहीं किया। हाँ, सबसे पहली बात, प्रतिभा पाटिल जी को, महिला को जो राष्ट्रपति बनाया कांग्रेस ने बनाया। मीरा कुमार जी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया कांग्रेस से बनाया, दलित समाज से आती थी। तो ये तो प्रश्न कहीं पे प्रश्न का ही नहीं कि कांग्रेस में महिला का। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव बीता है, हमने सबसे ज्यादा सीटें महिलाओं को दी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अलबत्ता उसमें हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हमने सबसे ज्यादा महिलाओं को सीटें यहां पे दी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आज हमारे सपा के मित्र कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, आज भाजपा ने जो राष्ट्रपति पद है वो एक रबर स्टैंप बना लिया है। जितने भी गलत बिल हैं उनको पास कराना, क्योंकि रबर स्टैंप जब होगा तो आसानी से अब अपने गलत बिलों को भी पास करा लिया जाएगा। यहां पर देखिए, डॉक्टर यशवंत सिन्हा जैसे लोग जब जीत के राष्ट्रपति बनेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान की भी रक्षा होगी, संविधान के मूल्यों की रक्षा होगी, और साथ साथ में एक लंबा प्रशासनिक अनुभव जिसके पास हो। आखिर क्यों नहीं मोदी जी ने, अपने पुराने अटल जी के सहयोगी थे, इतने काबिल व्यक्ति थे, क्यों नहीं उनको बनाया राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार? कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद में भी भाजपा अपना सियासत ढूंढ रही है, कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक ढूंढ रही है। कांग्रेस ने इस तरह की कोई राजनीति कभी करी नहीं, हमेशा काबिल लोगों को ला के इस पद बैठाला। मैं नहीं कहता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी काबिल नहीं होंगी या कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे भाजपा की छिपी हुई जो गंदी सियासत है वो कहीं ना कहीं उजागर हो रही है। सबसे बड़ी चीज आप ये देख लीजिए, भाजपा के पास ये बहुत योग्य लोग हैं, ऐसा नहीं है सत्तारूढ़। कभी हमेशा आप देखिए इतिहास में, राष्ट्रपति अगर सत्तारूढ़ दल का हुआ है तो हमेशा विपक्ष का उपराष्ट्रपति हुआ है, लेकिन जब से भाजपा आई है उन्होंने अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, क्योंकि आपके पास संख्या बल थी। लेकिन आपने कोविंद जी बनाया, कितना दलितों को उद्धार हो गया, आप हमको बता दें। हमारे भाजपा के मित्र बैठे हैं, आदिवासी बनाने के बाद कितना आदिवासियों को भला कर देंगे, भी हम भाजपा के मित्र बता दें। ठीक बात, ठीक बात। धर्मप्रकाश जी, दो सवाल हैं जो बड़े अहम हैं। एक सवाल तो ये है कि यशवंत सिन्हा जैसे सुयोग्य, और एक वर्ड उन्होंने भी कहा था यशवंत सिन्हा ने कि इस देश को रबर स्टैंप नहीं चाहिए राष्ट्रपति के रूप में, नंबर एक। और दूसरी बात, जैसा कि तुफैल कह रहे हैं, इनका इशारा है कि मीरा कुमार को पिछले बार प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया, उनकी काबिलियत पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता था, सब कुछ किया, इन्होंने विरोध किया, बस वही। लेकिन उस समय भी आपसे ये मांगा गया कि आप समर्थन कीजिए, सर्वसम्मत हो जाए, नहीं किया आपने। तो ये जो बात क्या आप भी, जैसा कि यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, क्या रबर स्टैंप इस देश को चाहिए राष्ट्रपति, या ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो विवेकशील हो, विचारवान हो, चिंतनशील हो, और शायद हमारा ख्याल है कि यशवंत सिन्हा की काबिलियत पर भी तो आप भी कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। वर्मा जी, अभी तुफैल साहब ने जब डिबेट शुरू हुई थी जी, तो ये कहा था कि राष्ट्रपति की ताकत सीमित है, वो किसी बिल को मना नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए भेज सकता, लेकिन उसको बाद में उसमें मोहर लगानी पड़ेगी, चाहे कोई राष्ट्रपति हो। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रबर स्टैंप की कैटेगरी के थे? लेकिन हिंदू कोड बिल में न चाहते हुए भी उन्हें स्वीकृति देनी पड़ी। लेकिन आप ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद 2 बार कार्यकाल दिया, विरोध के बावजूद नेहरू जी ने इनको 2 कार्यकाल दिए। विरोध था,
वैचारिक विरोध था, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। ज्ञानी जेल सिंह भी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी राजीव गांधी जी का विरोध किया। लेकिन आप बताइए, आप नजीर पेश करिए। आपने कहा मीरा कुमार का आपने विरोध क्यों किया? वो दलित थी। आपका दलित, आपका आदिवासी, वो आदिवासी दलित है। जो कांग्रेस खड़ा करे वो उसका विरोध करेंगे। आप उसका जवाब दीजिए। आपने बीच में बोल दिया। देखिए, अब तो फिर न बोलिएगा, धर्मप्रकाश जी की बात सुन लीजिए। राजनीति में अंक गणित का एक अपना महत्व है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के जमाने में जिस तरीके से दल बदल विधेयक के नाम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, उसको अगर तुफैल भाई ने पूरा पढ़ा होता तो स्थिति बड़ी खराब है कि आप और हम जो भी सांसद या विधायक हैं वो अपनी पार्टी के व्हिप के बंधुआ मजदूर हैं, कोई स्वतंत्र विचारधारा नहीं है। ये मैं भाजपा का चोला उतार के कह रहा हूं, एक आम नागरिक की वजह से और संविधान का जानकार होने के नाते मैं कह रहा हूं। मैंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी, सुभाष कश्यप को भी मैंने उसकी कॉपी भेजी। प्रश्न इस चीज का है कि जब लोकतंत्र है तो वहां पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। जब पक्ष और विपक्ष होगा तो दोनों की राजनीति होगी। आज आप आज की बात करते हैं, चाहे विदुर नीति पढ़ लीजिए, चाहे चाणक्य नीति पढ़ लीजिए, चाहे शुक्राचार्य की नीति पढ़ लीजिए। राजा को, यानी जिसको देश को चलाने वाला है, जो देश को चलाने वाला, उसको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि देश में ऐसी स्थिति ला के खड़ी कर दें। मैं किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यह भी सत्य है कि यशवंत सिन्हा से अलावा भी उनसे बड़े, उनसे काबिल आईएएस भी हैं। तो केवल आईएएस को ही सब कुछ दे दिया जाए? आईएएस क्या, वो तो मंत्री रहे आपके। अरे मंत्री रहे, मैं वही कह रहा हूं। और अगर कोई बात, आर्थिक विश्लेषक थे। आरोप सीधे सीधे ये है कि चूंकि उन्होंने मोदी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उनके विरोध में, तो सीधे सीधे तो आप एक बताइए, क्या उनमें संयम नहीं रह सकता था? वो एकदम ममता बनर्जी के साथ चले गए। भाई, जो राजनीतिक विश्लेषक है या पार्टी का कैडर वर्कर है, उसको कई बार धैर्य रखना पड़ता है और धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं था कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई थी तो अटल जी और मुरली मोहन जोशी और लालकृष्ण आडवाणी पार्टी छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे। ऐसा भी नहीं होता है। या हम किसी एक परिवार की बात नहीं करते। अंक गणित हमारे साथ है। और दूसरी बात, इसका बहुत अच्छा संदेश गया है, वरना झारखंड मुक्ति मोर्चा, जगन रेड्डी, बीजू पटनायक, ये सब इस आधार पर हमारे साथ आए। उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा। वो यशवंत सिन्हा के पास क्यों नहीं गए? यशवंत सिन्हा उन्हें प्रभावित क्यों नहीं कर पाए? हम एक बार इस तरीमुखी खा चुके हैं। हमारे राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत जब लड़े थे, हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा था, लेकिन हमें उतना समर्थन नहीं मिला। ये तो राजनीति है। राजनीति में ये सब तो होता ही रहता, और ये ना हो तो फिर राजनीति का आएगी। भाई, आपको ये राजनीति में सब जगह देखना पड़ता है। आपको अगले चुनाव भी देखने पड़ेंगे, वर्तमान स्थिति भी देखनी पड़ेगी। आप ये मान के चल रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें आपने जो आधार बनाया है वो आपको सीधे 2024 दिखाई दे रहा है, या 2 साल में जो 18 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वो सब दिखाई दे रहा है? मैंने फिर कहा था, इसमें हर जगह अगर हम देख भी रहे हैं तो नुकसान, इसमें गलत, हम कोई गलत कर रहे हैं। ठीक बात। आपने सुना मोहन जी जी की सीधे तौर पर, अभी आप कह रहे थे कि वो झारखंड का चुनाव उनकी अंक गणित कही तो रहे धर्मप्रकाश जी के, हाँ बिल्कुल ठीक है। हम अगर देख रहे हैं तो क्या बुरा देख रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? एक सीधा सवाल ये, ऐसा चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या आप इससे अचीव क्या करने जा रहे हैं? जरा हमको ये भी कुछ समझा दीजिए कि क्या आपको उपलब्धि मिलेगी इस चुनाव से? देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, मेरे अजीज भाई ने कहा जसवंत सिंह जी का इंतजार नहीं कर सकते थे। आंख बंद करके किसी के पीछे चलना भी गुरनामी का परिचायक होता है। जसवंत सिंह को भाजपा की नीतियों से बिल्कुल समावर्ती तरीके से वो नहीं चल पा रहे थे, और उसका उन्होंने विरोध किया। अगर गलत को गलत कहने की वो जरूरत रखते हैं तो उसका नाम है जसवंत सिंह। पहली बात तो पार्टी किसी दल में भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप रुक नहीं सकते थे। अंधभक्तों की कितनी भीड़ बढ़ाएंगे? जीएसटी आती है तो अर्थशास्त्री विरोध करते हैं, अंधभक्त कहते हैं हम लोग समझ गए। किसान बिल आता है तो किसान विरोध करते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं भैया हम लोग समझ गए। अब आप बता दीजिए, बेचारे मिलिट्री के लोगों के ऊपर कितना विरोध हो रहा है। 4 साल बाद उनको रिटायरमेंट कर रहे हैं। 64 साल की हैं द्रौपदी मुर्मू जी, 64 साल। मैं मानता हूं इसके लिए
जैसे शिक्षा के क्षेत्र से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है। मैं मानता हूं कि एक योग्यता होना आवश्यक है, लेकिन क्या जसवंत सिंह की योग्यता और उनकी योग्यता के अगर समातल तो देखेंगे तो आपने कहा किसी हर आईएएस को मौका दिया जाए। जसवंत सिंह जी एक देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं और उनके पास एक इतना बड़ा अनुभव है। अगर उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी निर्णय किया था भाजपा जैसी पार्टी को, तो वो भी उसके पीछे किन्हीं मजबूरियां, कई तरीकों की कंट्रोवर्सी और कुछ गलत नीतियों को देखते हुए ही छोड़ा गया होगा। बाकी बची बात अब अंक गणित की, मैं अपने अजीज भाई को बता दूं कि विधानसभा में 233, लोकसभा में 543, बाकी बचे लोग, टोटल 4809 की संख्या है। अगर आप ये चाहते हैं, भाजपा को एक मत चाहिए 10,86,000 कुछ वोटों की संख्या में आधा मत चाहिए भाजपा को। आप 48% जुटा चुके हैं। अगर ये ध्यान रखिएगा, लोकल पार्टियां विपक्ष के साथ सही तरीके से खड़ी हो गई, उसमें अखिलेश यादव सरकार भी हो सकती है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, तृणमूल कांग्रेस भी आती है उनमें। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा कि जसवंत सिंह जी राष्ट्रपति बनेंगे और देश के प्रथम नागरिक के रूप में पहचाने जाएंगे। और बाकी बची बात चुनाव की, किसी पक्ष को तो रहने दीजिए, किसी पक्ष को तो रहने दीजिए। अब हर चीज ईडी, सीबीआई और इन सब चीजों से चलेगी नहीं। देश के प्रथम जो है नागरिक का चुनाव स्वस्थ होने दीजिए, जनता को दबाव प्रभाव से ना डराते हुए सही और सुलभ राजनीति होने दीजिए। तो पहले अहमद, अगर मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय जो राष्ट्रपति का चुनाव है, तो कांग्रेस लगता है कि ईडी में ही इतना फंस गई है कि कहीं कोई सक्रियता नहीं दिख रही है, न प्रत्याशी के चयन में, न कोई बात खुल करके कहने में। क्या आप लोगों ने इस चुनाव में हथियार डाल दिए है? क्या आप अपने सांसदों को भी फ्री कर देंगे, भैया जहाँ देना हो वोट दो जा करके, हमारा कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा से भी आपके मतभेद हो सकते हैं। उसका कारण एक तो उनका बीजेपी में होना और दूसरा टीएमसी के साथ होना। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारा पूरा स्पष्ट संदेश था कि हमारे पास संयुक्त विपक्ष था और कहीं ना कहीं हम लोग अपने संयुक्त विपक्ष में जो हमारी टीएमसी पार्टी थी उसको एक सम्मान भी देना था। उनके तरफ से जब एक नाम आया तो उसमें हम लोगों ने सम्मान पूर्वक उस नाम का हम लोगों ने समर्थन किया। देखिए, कहीं ना कहीं जब हम लोग एक संयुक्त विपक्ष में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमको दूसरी पार्टियों को भी सम्मान देना होता है, उनकी बात भी माननी होती है। और कांग्रेस पार्टी ये नहीं करती है कि अपने फैसलों को थोपे। जब एक संयुक्त पहले बैठक हो चुकी थी, उससे पहले एक बात हुआ कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नाम आता है या टीएमसी की तरफ से कोई नाम आता है या अन्य दलों की तरफ से नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो निश्चित तौर पर टीएमसी की ओर से अगर ये नाम आया और हमको एक काबिल व्यक्ति डॉक्टर यशवंत सिन्हा मिला, वो रहे होंगे भाजपा में, तमाम भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता भाजपा में चले गए जिन्होंने स्वीकार किया, तो हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे वो अलगाव नहीं है। एक काबिल व्यक्ति है, उसके नाते कांग्रेस ने उनका समर्थन देने का काम किया। और निश्चित तौर पर डॉक्टर यशवंत सिन्हा ने जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए, जैसे हमारे अभी सपा के भाई ने कहा, मित्र ने, बिल्कुल सही बात है, इस वक्त देश में संविधान खतरे में है डॉक्टर साहब, और संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से बीजेपी संविधान पर लगातार हमला कर रही है और संविधान को कमजोर कर रही है, उस लिए डॉक्टर यशवंत सिन्हा जैसे लोगों को जीत के आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने पहले भी कहा, रबर स्टैंप कोविंद जी भी रहे और अब अगर ये जीत जाती है ये भी रबर स्टैंप रहेंगी, तो देश का लोकतंत्र खतरे में है और संविधान भी खतरे में रहेगा। अब आप देखिएगा, ये रबर स्टैंप के रूप में भाजपा जिस तरह के चाहेगी उस तरह के अपने बिल पास कराएगी। और संयुक्त विपक्ष का काम है कि हम लोग जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, अगर उन्होंने कोई नाम दिया है, और ये बिल्कुल सही मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने एक योग्य नाम दिया, तो कांग्रेस वहां पे कोई भी, और निश्चित तौर पर अभी हमारे सपा के मित्र ने कहा, निश्चित तौर पर हम लोग एकजुट होकर वोटिंग करेंगे। इसके बाद कंपेनिंग शुरू हो रही है, ठीक बात, नामांकन बाद कंपेनिंग शुरू हो, निश्चित तौर पर डॉक्टर यशवंत सिन्हा विजय होंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ठीक बात। धर्मप्रकाश जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो यशवंत सिन्हा को धैर्य रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, धैर्य तो लाल कृष्ण आडवाणी भी रखे हुए हैं, धैर्य तो मुरली मनोहर जोशी भी रखे हुए हैं, और धैर्य अपने कानपुर में गोपाल अवस्थी भी रखे हुए हैं। क्षमा कीजिएगा। तो इस धैर्य को आप किस रूप में देख रहे हैं? पार्टी कैडर है हमारे यहाँ। अच्छा। पार्टी कैडर के लोग काम करते हैं। तो फिर ये कहिए ना कि पार्टी कैडर के हिसाब से यशवंत सिन्हा चले गए, फिर आप धैर्य की बात क्यों कर रहे हैं? यशवंत सिन्हा, देखिए पहली बात, आप देखिए मैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता था, नहीं करना, नहीं। लेकिन आप ये बताइए, यशवंत सिन्हा
कब सत्ता के लालच में नहीं रहे। हाँ। जब देवगौड़ा की सरकार बनी वो देवगौड़ा के साथ चले गए, भाजपा का रुख आया तो भाजपा के साथ चले गए। आज उनको सांसदी नहीं मिल रही थी, आज उनको नहीं मिल रहा तो ममता बनर्जी के साथ चले गए। तो वो किस कैडर से बंधे हैं। दूसरी बात, यहां पर जिद की कोई बात नहीं है। आपका अगर संयुक्त विपक्ष एक हो जाता है और एक होकर के जिताने की स्थिति में आता है और ये लोकतंत्र की जीत होगी, मैं इसका स्वागत करूंगा। हम लोकतंत्र में अंकगणित से जीतते हैं, आप हमारा स्वागत कीजिए। इसमें समस्या कहां पर है? इसमें मुझे यह बताइए कि समस्या क्या है। आपका अपना बिखराव है, संयुक्त विपक्ष के पास कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं भाई। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जिसने 70 साल 60 साल पूरे देश में राज्य किया, उसके पास एक नाम नहीं निकला। नाम तो बहुत थे हमारे पास, लेकिन हमने संयुक्त विपक्ष में रह के अपने अन्य दलों का साथ सम्मान करना, अन्य दलों जो आप नहीं करते हो। आप अपनी हिटलर शाही चलाते हो, कांग्रेस चलाती। अगर टीएमसी के रूप में नाम आया तो मैंने उसका स्वागत किया। बहुत बढ़िया किया। अगर समाजवादी से नाम आता तब भी मैं स्वागत करता। पूर्ण कर दे रहा हूं। अगर आपके पास नाम की ही बात कर रहे हैं तो क्या आपके पास आडवाणी जी का नाम नहीं था? कैसी बात कर रहे हैं? हाशिए पे चढ़ा दिया आपने आडवाणी जी को। 4 साल अरुण शौरी जैसे काबिल आदमी 4 साल बाद आप मिलिट्री आज- रेजिमेंट के एक सिपाही को रिटायर करते हो और एक तरफ किसी आप को दो चीजों को मिलाइए नहीं। आप पहले आज नहीं, नहीं, आप राजनीति के आज नाम की पर डिबेट शोषण रही है। की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं सबका- बात डिबेट की नहीं है। नहीं, बात अभी आप बता मैं रहे हो सबका- सत्ता पक्ष पाने के लिए आपको अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ और दूसरी बात और कई जो क्षेत्र, गुजरात जैसे जो है आपको प्रदेश नजर नहीं आ रहे, एक तरफ सत्ता को पाने के लिए समीकरणों की बात कर रहे हो, भाई, दूसरी एक तरफ बताइए- कहते हो कि आडवाणी जी अगर चले गए तो ये पार्टी का प्रोटोकॉल है। अरे आप किसी तरफ तो रहिए। कभी आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत होगी, कभी आप कहते हो अंकगणित की जीत होगी। पहले आप यही डिसाइड कर लीजिए कि जीत देखिए, किसकी है। लोकतंत्र में अंकगणित का महत्व है। सपा में भी ममता बनर्जी के पास सपा बड़ा दल है। सपा ने कौन सा नाम प्रपोज किया था राष्ट्रपति के लिए? अरे जब पहले संयुक्त विपक्ष को पहले नहीं TMC आया। का नाम आया, पहले नाम देखिए नहीं। ऐसा ना, देखिए आपको लगता है कहीं ना कहीं सपा जो संयुक्त विपक्ष सपा का जवाब तो पहले सपा को देने देखिए दीजिए। संयुक्त विपक्ष में एक नाम मिनट आया नहीं। तो उसमें आपको क्या परेशानी है? ऑब्जेक्ट। आपको क्या परेशानी है? तो फिर आपको द्रौपदी मुर्मू में क्या परेशानी है? रबर आपको मैं पहले बता रहा हूं। अगर रबर स्टैंप अभी आप इससे पहले आप द्रौपदी मुर्मू जानते थे क्या? आप क्या आप कौन नहीं बताइए, जानते थे? क्या जानते थे आप इससे अरे पहले हमारे द्रौपदी मुर्मू? देश कौन जानता है द्रौपदी मुर्मू आदिवासी कौन है? चलिए, आप बताइए क्या था? नहीं, आप मुझे अच्छाई गिना रहे हो, इससे पहले कौन जानता था? कौन सा देश जानता है? आप कौन जानते हैं? बताइए आप भाई हल्ला ना बताइए। चाहिए। झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रही। आप जानते थे इससे पहले? क्या आप जानते थे इससे 4 पहले? साल वो बीजू पटनायक आप जानते थे या देश जानता था? आप बताइए, आपको एक रबर स्टैंप चाहिए, आपको रबर आप स्टैंप रबर चाहिए स्टैंप कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए देखिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं जो स्टैम्प संविधान आप बचाने मुझे- के लिए आप मुझे- आपको विपक्ष से बात करने आप चाहिए था। मुझे क्यों आप करेंगे? विपक्ष की बात हम कर रहे नहीं हो। करेंगे। आपने विपक्ष को क्यों बात विपक्ष- करी? विपक्ष आप बात कर रहे हो, आप संविधान की बात विपक्ष के संविधान में क्या गड़बड़ है? मुझे बताइए क्या गड़बड़ है संविधान में? तुम्हारे एक मिनट जो आप कर रहे हो, यशवंत गलत सिन्हा- गलत बिल पास करा रहे हो, यशवंत सिन्हा को सोना गिरवी रख रहे हैं। पास करा रहे भाई हो। यशवंत साहब, आप कौन पास करता है? संयुक्त समिति में नहीं जा रहे हैं बिल। कौन? आप संयुक्त समिति में नहीं जा रहे हैं। क्यों संयुक्त समिति में? सीधा सीधा राज्यसभा और लोकसभा में जो राष्ट्र- आप सीधे अपना रबर स्टैम्प का राष्ट्रपति है, उसको जाके पास करा देते हो। प्रॉब्लम ये है आपके साथ कि आपने संविधान पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल पढ़ा, आपसे ज्यादा संविधान पढ़ा है। पहले- और उसी की चिंता है। नहीं है मैं ला पढ़ा हुआ मैंने। आप मुझे बताइए, आप संविधान पहले बिल कहाँ कर रहे हैं? पर चलिए मेरी बात का उत्तर दी। पहले बिल कहाँ पास होता है? एक मिनट साथ पर आप धर्मप्रकाश जी एक मिनट। धर्मप्रकाश जी एक चर्चा शुरू हुई है रबर स्टैम्प की, हाँ। ठीक? मेरा सवाल आपसे है, क्या वास्तव में जो राष्ट्रपति होता है रबर स्टैम्प होता है? नंबर एक, आपने भी कहा कि मैंने संविधान की पुस्तक भी लिखी है, बहुत अच्छा, आज आपने अच्छी जानकारी दी है और मैं चाहूँगा वो पुस्तक मुझे भी मिले तो उसका मैं दूंगा, अध्ययन अवश्य करूंगा। दूंगा। लेकिन दो सवाल, क्या राष्ट्रपति वास्तव में रबर स्टैम्प है? नंबर एक, और अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की अभी बातचीत हुई, क्या सोमनाथ मंदिर को लेकर के क्या मतभेद नहीं हुए पंडित नेहरू से? नंबर एक। नंबर दो, ज्ञानी जैल सिंह जैसे व्यक्ति को कहा जाता था कि वो तो कांग्रेस की रबर स्टैंप है, वो कहा जाता था, लेकिन क्या डाक बिल में उन्होंने रोक नहीं लगाती थी राजीव गांधी के उसमें? तो आप इन सब को किस रूप में देखते हैं और क्या लगता है आपको? वर्मा जी, मेरा एक मानना है
किसी दल का व्यक्ति हो, वो राष्ट्रभक्त है। जब उसको जिम्मेदारी दी जाती है और वो उस पद पर बैठता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो पद का निर्वहन अपने विवेक से करता है। वहां पर किसी प्रकार का आक्षेप करने का ना मेरा अधिकार है, ना मेरे उसके बाहर है। आप देखिए, आप आज बात कर रहे हैं, एक रोमेश भंडारी हुआ करते थे यहां पर राज्यपाल, बिल्कुल राज्यपाल थे। हैं? मेरे संविधान में ये कहां लिखा कि बहुमत दल की ही सरकार बनेगी? कहां लिखा है? अब आप मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? आप पूरी बात- आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? आप दूसरों को अपनी उठा रहे हैं, आप अपने राज्यपालों में किसका संविधान पर रोक रहे हैं? आप सुन ही नहीं रहे। एक मिनट का पहले धर्मप्रकाश सुनिए, आप पूरा वर्जन सुनिए। हम आपको मौका मिल रहा है आपको, वर्जन सुनिए। रोमेश भंडारी ने कोई यूनानिमस सरकार बनाने की ऐसी कोशिश नहीं की, जबकि राज्यपाल ये कर सकता था कि किसी को नियुक्त करके फिर उससे कहता फ्लोर पर आकर के आप अपने को प्रूव कीजिए। भाई जब 10 दल मिलकर के एक बना सकते हैं, तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति भी कर सकता है। ये संविधान में प्रोविजन है। तो और रही बात बिल की, जो बार बार हल्ला मचा रहे हैं, नाजायज बिल पास करा लेंगे। बिल कौन पास करता है? पहले लोकसभा में बिल प्रस्तुत होता है, बहस होती है, वहां पास होता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, स्थायी समिति का बिल जाता है। एक मिनट, जो लोकसभा की स्थायी समिति होती है सभी विपक्ष सभी दलों की, क्या आज तक जितने बिल गए इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं? इससे पहले कोई कंपल्सन नहीं, कोई कंपल्सन नहीं है। आप संविधान पढ़िए, संविधान पढ़ लीजिए, कोई कंपल्सन नहीं मालूम है आपको? चलिए एक मिनट। हाँ जरा जयप्रकाश जी अपनी बात बता। देखिए, जब वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, ठीक, तो राष्ट्रपति के पास गया। ठीक, राष्ट्रपति को लगता है इसमें कोई कम अच्छी बात है या और अच्छी बात जुड़नी चाहिए, वो पुनर्विचार के लिए भेज देता है। पुनर्विचार के बाद भी अगर वो नहीं होता है, तो राष्ट्रपति अगर फिर वापस भेजता है, तो फिर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। उसमें वो बिल बहुमत से पास किया जाएगा। उसमें राष्ट्रपति का कोई रोल ही नहीं होता है कि राष्ट्रपति क्या करे। क्या राष्ट्रपति का रोल है उसमें? क्या राष्ट्रपति का रोल है? नहीं, अब यही बात आ गई माने कि उसको ये तो अधिकार है ही है कि वो वापस करे, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने डाक को किया। अभी आपने बिल्कुल कहा है। अभी आपने एक बात कही कि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, गया, दोबारा वापस होगा तो संयुक्त मैंने कहीं ना कहीं तो एक उसको ये अधिकार दिया ही गया है। ठीक दिया, तो उसको रबर स्टैम्प कह करके बार बार क्यों कह रहे हैं? मैं मेरा वही सवाल आपसे पूछा, तो क्या ज्ञानी जैल सिंह ने अपने सही दायित्व का निर्वाह किया, राजेंद्र प्रसाद ने अपने सही दायित्व का निर्वाह किया, और क्या अगर देखा जाए तो राधा कृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी जैसे लोग थे, अब्दुल कलाम, उन्होंने राष्ट्रपति के पद की कुर्सी का महत्व बढ़ा दिया। मैं आपसे केवल एक सवाल देगा, क्या अब वो परिस्थितियां नहीं बन पा रही है? क्या क्यों नहीं बन पा रही हैं? अभी ऐसा क्या हो गया? द्रौपदी मुर्मू ने क्या कर दिया? आप तो कोविंद की जी बता दीजिए कितने बिल उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजे? बताइए, आप ये भी आप बताइए, बिल की गति बताइए ना। जितने बिल आ गए उनके पास, उन्होंने कौन सा पुनर्विचार बिल कर दिया? तो फैल जी, आपकी दृष्टि में कोई चीज गलत है, मेरी दृष्टि में बिल्कुल मैंने कहूंगा, मैंने एक बिल भी बताइए उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा हो, जितने के पास का बिल गए। इसका मतलब है कि वो रबर स्टैम्प थे उनके पास, और वो आरएसएस के व्यक्ति थे, और आरएसएस के व्यक्ति के पास जाके वहां बैठा हुआ है। ऐसा कौन सा काम हो गया? यस मैन नहीं चलेगा इस देश के अंदर राष्ट्रपति, संविधान चलाने वाला चाहिए। नो मैन चलाइए, यस मैन नहीं चलेगा, नो मैन चलाइए। ऐसा होना चाहिए जो संविधान के साथ चलेगा। अगर अच्छा है तो अच्छा कहेगा, अगर गलत होगा उसका विरोध करेगा, अपने विचार के लिए भेजेगा। परसेप्शन है यहाँ पे, द्रौपदी मुर्मू गलत करेंगे, ये परसेप्शन है आपका। इट इज योर परसेप्शन और ऑब्जेक्ट। नहीं बिल्कुल होता है। द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पे विरोध नहीं हो रहा, रबर स्टैम्प का विरोध हो रहा है, रबर स्टैम्प के विरोध हो रहा है कि जो आपके कौन है, आपके पीछे जो आपका कौन रबर स्टैम्प है, आप कौन आपके पीछे मुझे मालूम है पीछे जो अभी गलत रबर स्टैम्प के रूप में पास नहीं। आप मानते नहीं? तो फैल देखिए, जो बातें हैं उसको आप नीतिगत कहिए। किसी बात को ये कह देना कि साहब उन्होंने वापस नहीं, अरे भाई उनके पास जो भी जाते हैं बिल, एक आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए।
वो ऐसे नहीं सीधे चले जाते हैं कि वहाँ गए और राष्ट्रपति जी बैठे। अरे वो लीगल डिपार्टमेंट को जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाता है, जब उनके भी, और जब वो लोग सब क्लियरेंस देते हैं उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति विचार करते हैं। तो ये कहे कि बिल्कुल नहीं भेजा, अरे भाई उनको उनके समय पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसको आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? किसी भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति हो या वो एक संवैधानिक पद है, हमको उनकी गरिमा का ख्याल रखना ही पड़ेगा। अभी से किसी चीज़ को कैसा कर दे। हाँ, अब कई सवाल क्यों उठे? सवाल ये उठे कि चूंकि अभी भी यशवंत सिन्हा का बयान आया, नंबर 1, ऐसा पूर्व में आता रहा है, तो इसलिए ये एक मुद्दा उठा। वर्मा जी समस्या ये है कि 5 साल आपको में एक आदिवासी महिला हजम नहीं हो रही है। 5 साल में कम से कम 2 दर्जन से 1 दर्जन के बार संयुक्त विपक्ष राष्ट्रपति के पास गया, हाँ, ठीक है। भाजपा के गलत कार्यों को लेके गया, क्या वहां करते? जाके अपनी शिकायतें दर्ज क्या करते? कराई, लेकिन उसके अरे बावजूद भी राष्ट्रपति ने कोई भी बात संज्ञान में ना लेकर और सरकार की ओर इंगित नहीं किया। मैं आपको बताऊं क्या होता है। मेरी देखिए, थोड़ा सा सीखना भी पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास गए, राष्ट्रपति ने संबंधित जो है विभाग को प्रधानमंत्री के पास अपनी संस्कृति के साथ भेज दिया कि आप इसको देखें। और वो कर क्या सकते हैं? सरकार तो नहीं गिरा देंगे, वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त तो कर नहीं देंगे, हमारे संविधान में ऐसा अधिकार नहीं। तो अच्छा, जो आप कहते हैं कि फिर विपक्ष के लोग जाते हैं, तो क्या विपक्ष इसलिए जाता है कि ताकि एक आवाज जाए समाज में कि हम ऐसा विरोध करें? उसको भी मालूम है करना चाहिए। देखिए, वो जानता है, मेरी बात सुन लो, वो ये जानता है कि राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो सीधे वहां से भेज देते हैं। तो ये एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति कहते हैं। वर्मा जी, और एक क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक पद है भाई, एक मिनट जाइए। संविधान का, संविधान पे जब कोई रबर स्टैंप बैठ भाई, आप जाता है, ये आप तो कैसे देखिए कह सकते हैं? देखिए ना, जब ना, वो ना, रबर स्टैंप आप को तो भाई, बैठता आप है, गलत बोल रहे हैं। देखिए अगर एक अगर नहीं, आप सबसे बड़ी रबर, चीज है। नहीं वर्मा जी, देखिए, मैं रबर स्टैंप में जवाब देता हूं, एक आज मिनट इस जी। देश में नहीं, मैं जवाब देता वर्मा हूं। जी, ये संविधान आजकल जिस तरह से भाजपा नहीं, तोड़म नहीं, होकर देखिए, पेश कर रही अरे है, भाई, हम भाजपा की जिस बात कर तरह रहे से- हैं। जिस तरह से भाई, एक वर्मा जी, गलत नीतियों को वर्मा जी, हाँ। झारखंड की राज्यपाल रही, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आपने कहा द्रौपदी मुर्मू का नाम मैं है। द्रौपदी अरे मुर्मू का सुनिए, विरोध नहीं कर रहा हूं। अरे देखिए, भाई, आप गलत ले जा रहे हैं। पूरी बात द्रौपदी मुर्मू का विरोध नहीं है। जहां राष्ट्रपति पद की बात हो रही है, आप गंदी गंगा के स्थान साथ लेके लेके जाइए। आप सुनिए पहले सुन लीजिए। 2 मिनट के लिए रुक जाइए। हाँ, बोलिए बोलिए। क्या द्रौपदी मुर्मू ने एक भी बिल झारखंड का विधानसभा को वापस किया? नहीं किया। तो इसका मतलब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की रबर स्टैंप थी? नहीं, ये आप कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे, कहिए, हिम्मत हो तो कहिए। एक मिनट, रुकिए रुकिए। तो फिर देखो, एक सिद्धांत की बात यह है कि रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए, ये एक सिद्धांत की बात जी। है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति रबर स्टैंप पर रहा, ये कहना थोड़ा सा कठिन है। देखिए, क्योंकि जब तक कोई चीज आपके पास ना हो, जब तक आपके पास कोई साक्ष्य नहीं हो, ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पे, सर्वोच्च पद पे, और उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व। कोई बैठे, देखिए सवाल ये नहीं है रामनाथ कोविंद बैठे हो, द्रौपदी मुर्मू, कल को मान लो यशवंत सिन्हा बैठे हो, सबके लिए भी वही बात आती है। देखिए, तो हम लोग ये कहना कि क्यों नहीं भेजा, भेजना चाहिए था, ये। अब देखिए, आप एक वर्ड और कह रहे थे, स्थायी समिति को, ठीक, आपने बहुत अच्छी बात की। स्थायी समिति का कौन बिल भेजा जाता है आपको मालूम है? स्थायी समिति में जब सदन से पास होता है, अध्यक्ष उस पर अपना वर्डिक्ट देते हैं, तब वो स्थायी समिति। ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति तो आप स्थायी समिति के बाद भेज दें, ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रक्रिया तमाम ऐसे समझनी पड़ेगी। आप 1 दर्जन बिल ऐसे हैं भाजपा ने सीधे सीधे लोकसभा में पेश किए हैं। पेश किए। देखिए, हाँ, मेरी बात सुन लो, तो उसका भी एक प्रोविजन होता है, तब किए जाते हैं। इसलिए हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं कि साहब जो है बड़ा क्लीन चिट काम हुआ, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा ये कहना है, एक संवैधानिक, और फिर पूरी लोकसभा है, पूरी राज्यसभा है, वहाँ पर एक से एक दिग्गज लोग बैठे हैं अपनी बात। अब आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। यूपी में जब डिग्री कॉलेज के एडहॉक टीचर्स को निकालने की बातचीत हुई, मानदेय वालों को, और मायावती ने, मैं अब आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ पर काम देता है स्थायी समिति। तो मायावती ने एक फैसला ले लिया, सरकार उनकी थी, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब टीचर्स को बाहर करो, और साहब तलवार लटक गई। 700-800 टीचर थे, डिग्री कॉलेज के थे, वो निकलने की स्थिति में आ गए। मामला विधान परिषद में गया, और वहाँ पर सुखराम जो थे वो चेयरमैन थे,
उनके सामने स्थिति थी, बहुमत सपा का था, इसमें भी दो राय नहीं है। जब सपा का बहुमत था, सब लोगों ने कहा कि साहब इसको प्रवर समिति के साथ, मैंने वही जो आप समितियों की बात कर रहे हैं, उसको वहाँ भेज दिया जाए। सुखराम का माइंड मेकअप था, उन्होंने उसको सीधे स्थायी समिति, प्रवर समिति के पास भेज दिया। परिणाम क्या, वो बिल वहीं अटक गया और सबकी नौकरी बच गई। ये होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रक्रिया को समझना चाहिए। विरोध के लिए आप करिए, मैं भी कह रहा था कि देखिए यशवंत सिन्हा ने ये बात कही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सोचने की बात ये। अब मैं आखिरी सवाल आप लोगों से पूछूंगा, उसका जवाब आप दीजिए। धर्मप्रकाश जी, ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें आप क्या अचीव करने जा रहे हैं और विपक्ष क्या अचीव करने जा रहा है? आपसे मेरा सवाल। हम पहली बात तो अपना राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। ठीक है। देश की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। ठीक। और पूरे दुनिया को संदेश देने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में अंतिम कतार का व्यक्ति भी सबसे शिखर में पहुंच सकता है। ये हमारा अचीवमेंट होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब तुफैल ये बताइए, आपको क्या हासिल होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल है। हम लोग देखिए संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं। ठीक है। और हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर यशवंत सिन्हा के रूप में जब देख रहा हूं कि लंबा प्रशासनिक अनुभव है और एक पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि इस देश में जो खासकर आज के दौर में अल्पसंख्यक और आदिवासी और जो हमारा अन्य जातियां हैं, आज जो अपने को अशिक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि एक ऐसा राष्ट्रपति आए जो एक इस समुदाय को भी एक दिखाए। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति मुनार्क होता है और उसके पास एक अधिकार सीमित होते भी मुझे मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा होती है। मैं एक इसका जवाब सवाल एक और आपसे पूछता हूं, और ये जवाब मोहनजीत सिंह भी देंगे। आपको मालूम होना चाहिए, यशवंत सिन्हा ने जब उम्मीदवारी पर सहमति जताई तो उनका एक वर्ड था, और वो वर्ड ये सिद्ध करता है कि वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं। तो फिर क्या बनना चाहते हैं? देखिए, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने एक बात कही, मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए चुनाव मैदान में उतरने की सहमति दे रहा हूं, और बड़ा उद्देश्य क्या है? विपक्ष को एक करना। जी जी, वही है, बिल्कुल वही। तो सबका मेरा सवाल ये है कि कितना सफल होंगे, जबकि विपक्ष तो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ। बिल्कुल हम लोग सफल होंगे। आप देखिएगा जब नतीजा आएगा तो निश्चित तौर पर चौंकाने नतीजे सामने आएंगे। यशवंत सिन्हा जी का जो अनुभव है, उनके साथ जो लोगों का लगाव है, निश्चित तौर पर कहने का उसका फायदा संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी को मिलेगा। देखिए, हाँ, अब मोहन जी से देखिए, एक वसीम बरेलवी की शायरी है हाँ। कि मुसलसल हादसों से बस इतनी शिकायत है हाँ। कि कमबख्त रोने की मोहलत भी तो नहीं देते। ओहो। एक के बाद एक प्रोजेक्ट अंधाधुंध जैसे तानाशाही चल रही है। कभी आर्मी, कभी किसान, कभी देश में एनआरसी, कभी कोई मुद्दा त्राहिमाम किया हुआ। देखिए, भगवान भोलेनाथ को आप भी मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को मैं भी मानता हूं, लेकिन तरीके गलत हैं। ज्ञान व्यापी वाला मुद्दा देख लीजिए, फिर आप कहोगे कोर्ट पे नहीं जा रहे। मेरी बात सुनिए, मैं राष्ट्रपति के चुनाव, मैं राष्ट्रपति चुनाव पे वापसी आ रहा हूं। विपक्ष में मेरी बात सुनिए, मैं राष्ट्रपति चुनाव वापसी आ रहा हूं। मेरे भाई ने कहा कि मैंने लीगल की किताब लिखी है, वो लीगल के जानकार है, तो मैं भी एडवोकेट हूं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मेरी बात सुनिए, पूरी एक प्रोसीडिंग होती है लीगल राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इस बात पे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैंने भी दोनों अपने अजीज भाइयों की बड़ी बात सुनी, दोनों ही माफी चाहूंगा, अनभिज्ञता में बात कर रहे थे। ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, इसको कोई डिनाई कर नहीं सकता, भले विपक्ष में हो विपक्ष में हो। नंबर 2, जसवंत सिंह जी ने जिस समय पार्टी छोड़ी, क्यों छोड़ी? क्योंकि उसमें पार्टी में उन्होंने एक बात बोली थी छोड़ते वक्त, जैसे आपने अभी एक बात बोली कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लोकतंत्र के लिए, विपक्ष को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ये बात तब भी बोली थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद लोकतंत्र खतरे में है। और यहीं पे मुझे एक शायर की बात और याद आ रही है, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासे मर जाना अच्छा है। जसवंत सिंह जी ने एक बात बोली है, उसको वो साबित करके दिखा रहे हैं। बाकी बची बात मैं फिर कह रहा हूं, चुनावों की समीकरण की अगर आप बात करते हैं तो ठीक है, चुनावों की समीकरण की बात करिए, लेकिन अडवाणी जैसे लोगों को हाशिए पर ना पहुंचाने का काम करिए, एक स्वस्थ राजनीति करिए। जसवंत सिंह जी ने आपकी पार्टी छोड़ी, अडवाणी जी हाशिए में, आप द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर आ रही, माफी चाहूंगा, आपके पास इतना समीकरणों के रूप में जानकारी है, क्या देश का हर व्यक्ति उनको जानता है जसवंत सिंह के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की धर्मप्रकाश जी और तुफैल जी और मोहनजीत सिंह। बड़ा अच्छा लगा कि आज आप लोगों ने राष्ट्रपति के अधिकार, कर्तव्य, उनकी भी चर्चा की,
और वो चर्चा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी, खास तौर से रबर स्टैंप को लेकर के, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है रबर स्टैंप है, लेकिन कितना रबर स्टैंप है इसकी भी चर्चा आज हो गई कि अगर वो बिल वापस करते हैं तो कैसे पास होता है। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके लिए मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार। देखते रहिए विचारमंच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।